आम को फलों का राजा कहा जाता है, तो किन विशेषताओं की वजह से उन्हें राजा कहा जाता है? आम का जो स्वाद होता है वो बहुत ही आकर्षित करता है लोगों को और बच्चों को। और इसका आप देखेंगे कि ये मतलब भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसको उगाया जाता है। भारत में कि आम के कितने प्रकार होते हैं और किस तरीके से इसका फसल जो है वो उगाया जाता है? देखिए, आम की बहुत सारी किस्में हैं जिसको हम अभी नाम गिनना शुरू करें तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। जैसे दशहरी है, लंगड़ा है, तोतापुरी है, मतलब नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्पण और मैं हूं आपके साथ मयंक सिंह। जब भी हम गर्मियों की बात करते हैं तो सबसे खूबसूरत चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो है आम। अगर हम सोचें कि मार्केट में इस बार आम ना उतरे तो बच्चे हो या बूढ़े सभी के दिल टूट जाते हैं। इसी बात के महत्व को समझते हुए आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आम की विशेषता, विकार एवं उसके प्रबंधन के बारे में जानेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर वर्षा रानी जी। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा मैम कि आम को फलों का राजा कहा जाता है, तो किन विशेषताओं की वजह से उन्हें राजा कहा जाता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, आम अपने आप में बहुत विविध है। आम का जो स्वाद होता है वो बहुत ही आकर्षित करता है लोगों को और बच्चों को। और इसका आप देखेंगे कि ये मतलब भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसको उगाया जाता है। भारत में नॉर्थ से लेके मतलब उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत में इसकी खेती होती है। और इसका जो स्वाद है वो विविध है। इसका जो रंग है आप देखेंगे कई रंगों में आता है जी। और खास बात ये है कि आप देखेंगे इससे हम लोग बहुत सारे उत्पाद लेते हैं। चॉकलेट, आइसक्रीम, जैम, जेली, स्क्वैश, बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। अचार, मुरब्बा, चटनी, इतने सारे आइटम्स, इतने सारे उत्पाद किसी दूसरे फल से हम नहीं लेते हैं। तो इस वजह से, इसकी विविधता की वजह से इसको मतलब बहुत इसका लोकप्रियता है और इसको फलों का राजा कहा गया है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे रसायन होते हैं, जैसे ल्यूटीन होता है, ज़ैंथीन होता है, लाइकोपीन होता है। ये जो होता है ये कैंसर जैसे बीमारियों से भी लोगों को बचाव करता है। आपने देखा होगा कि आम को हिंदू धर्म में पूजा में शामिल करते हैं, तो इसके पीछे जरूर कुछ कारण रहा होगा कि लोग उसे अपने पूजा में शामिल करते हैं। तो आपको ये बात भी जाननी चाहिए कि ऐसी क्या खास बात है आम के पत्तों में। तो आम के पल्लों में कुछ ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारते हैं। इसलिए हम अपने धर्म के माध्यम से, धार्मिक रिचुअल्स के माध्यम से, धार्मिक परंपरा के माध्यम से हम उसको अपने ट्रेडिशन में शामिल करते हैं ताकि वो कीड़े मकोड़ों को मार सके। उससे जो रसायन निकलता है वो सूक्ष्म जीव को मारता है जो बीमारी फैलाते हैं। तो बहुत सारी ऐसे चीजें हैं। उसका जो मिठास होता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिसकी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए भी वो काफी फायदेमंद है। तो इसकी बहुआयामीय प्रतिभा है, बहुआयामीय गुण है, जिसकी वजह से आम जो है फलों का राजा ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। तो बहुत सही तरीके से इसको जो नाम दिया गया है बहुत सही दिया गया है। ये सच में फलों का राजा है। बिल्कुल मैम, मैं चाहूंगा कि अब आप हमारे किसान भाइयों को और सभी लोगों को बताएं कि आम के कितने प्रकार होते हैं और किस तरीके से इसका फसल जो है वो उगाया जाता है। देखिए, आम की बहुत सारी किस्में हैं जिसको हम अभी नाम गिनना शुरू करें तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। जैसे दशहरी है, लंगड़ा है, तोतापुरी है, मतलब उत्तरी भारत में अलग उगाते हैं, दक्षिणी भारत में अलग उगाते हैं। सब मालदा है, सबके नीलम है, सबकी अलग प्रतिभा है, सबकी अलग गुणवत्ता है। तो हम चर्चा करेंगे उत्तर भारत में लगाने वाले आम की और खास तौर पे उनके शारीरिक विकार के बारे में, उसकी लक्षण, उसकी रोकथाम के बारे में। बिल्कुल। तो मैम, हम विकार का जो आप बता रही हैं कि बहुत सारे विकार हैं, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा मैम कि अक्सर कर हमारे जो किसान भाई हैं वो विकार और रोग में फर्क नहीं जान पाते हैं। तो विकार और रोग क्या एक ही हैं या इनमें कोई फर्क भी है? बहुत बड़ा फर्क है और ये अंतर हमें जरूर जानना चाहिए, हमें पहचानना चाहिए। जैसे
अगर हम बात करते हैं रोग की, जनरली हमारे दिमाग में यही आता है कि रोग या कीड़ा। जब हम फसल की बात करते हैं तो किसानों के दिमाग में या साधारण लोगों के दिमाग में यही लगता है कि या तो कोई रोग लगा होगा या कोई कीड़ा लग गया होगा। विकार किसी के ध्यान में नहीं आता है, और विकार जो होता है वो अंदरूनी होता है। जैसे अगर हम हमारी बात करें, इंसान की बात करें, तो आपने देखा होगा कि रात को नींद नहीं आई तो सुबह उठने पे हेडेक हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, या फिर लू लग गया, तापमान बढ़ने की वजह से लू लगी, तो आपको कुछ अनईजी फील होगा, आपको लगेगा कि फिर से हेडेक हो रहा है, बुखार आ रहा है। उसी तरह से आप में कोई सूक्ष्म जीव का इन्फेक्शन नहीं हुआ, कोई कीड़ा नहीं लगा, कोई कीटाणु नहीं आया आपके अंदर में, लेकिन किसी वजह से, मतलब तापमान के बढ़ने से, तापमान के घटने से, या मॉइस्चर की वजह से, ह्यूमिडिटी जिसको हम कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं, उसकी वजह से, या किसी पोषक तत्व की कमी की वजह से कुछ ऐसी अंदरूनी चेंजेस होती हैं बॉडी में, जिसकी वजह से कुछ विकार उत्पन्न होते हैं। तो जैसे हमारे शरीर में होता है वैसे ही पौधे के शरीर में होता है, और हम इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं, इसलिए हम उसका प्रबंधन भी नहीं कर पाते हैं। बस हमें ऐसा लगता है कि क्या बात है, क्यों हमारी फसल खराब हो रही है, उत्पादन कम हो रहा है, और उसके पीछे का जो कारण है वो हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए विकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रोग और कीड़ा तो आपको दिखता है, विकार नहीं दिखता है। तो विकार बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में, और उसको हमें समझना चाहिए, उसके प्रबंधन पे चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं, अब आपने प्रबंधन का नाम ले ही लिया है मैम, तो मैं चाहूंगा कि इसका जो प्रबंधन है इसके ऊपर आप कुछ चर्चा करें। जी बिल्कुल। तो पहले हम बात करेंगे कि विकार क्या, कौन कौन से हैं आम के, और उसके क्या लक्षण है, मतलब किसान कैसे पहचान सकते हैं कि ये विकार है, ये विकार है, और उसको क्या लक्षण है। तो आम के जो खास तौर पे उत्तरी भारत में जो हम विकार देखते हैं वो है अनियमित फलन, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो किसान को काफी नुकसान पहुंचाता है, उसके उत्पादन को काफी नुकसान पहुंचाता है, वो है अनियमित फलन। दूसरा है झुमका विकार। तीसरा है मैल्फॉर्मेशन, जिसको हम गुच्छा भी बोलते हैं। हम एक जो विकार आप नाम ले रही हैं उसको लेते हुए साथ में समझते हुए चलते हैं। तो पहले जो ये अनियमित फलन आपने बोला, हम इसके बारे में समझना चाहेंगे। जी। तो अनियमित फलन क्या होता है कि एक वर्ष अधिक फल आता है और दूसरे वर्ष में कम फल आता है, या बिल्कुल भी फल नहीं आता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा माना जाता है कि जिस वर्ष फल ज्यादा लगते हैं उस वर्ष पोषण तत्व बहुत यूज हो जाता है फल को सपोर्ट करने में, फलन होने में। तो दूसरे वर्ष के लिए पोषक तत्व की कमी हो जाती है पौधे में। तो दूसरे वर्ष जब पोषण तत्व की कमी हो जाती है तो पौधा जो है नए कल्लों को उत्पादन करने में सक्षम नहीं होता है, नए कल्ले नहीं लग पाते हैं, और जब नए कल्ले नहीं लग पाते हैं तो नए फल भी नहीं लग पाते हैं या फिर कम लगते हैं। तो ये इसी को हम कहते हैं अनियमित फलन, मतलब एक वर्ष अधिक फल आता है और दूसरे वर्ष कम फल आता है या बिल्कुल नहीं आता है, तो इसको बोलते हैं अनियमित फलन। और इसकी जो रोकथाम के बारे में जो आप प्रबंधन की बात कह रहे हैं कि हम चर्चा करेंगे एक एक करके, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि पैक्लोब्यूटाजोल नाम का एक रसायन आता है जिसका हम 10 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट देंगे सितंबर के पहले 15वें दिन में, मतलब 15 सितंबर तक आपको पैक्लोब्यूटाजोल दे देना है 10 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट इसकी रोकथाम के लिए। तो आपका जो जिस वर्ष अफलन का वर्ष है, मतलब जिस वर्ष कम फल आने हैं उस वर्ष आपको देना है, जिस वर्ष फल आ रहे हैं उस वर्ष नहीं देना है। तो इस तरह से किसान जो है अनियमित फलन की रोकथाम कर सकते हैं। बिल्कुल। हम अगले विकार की तरफ बढ़े उसके पहले जो भी हमारे किसान भाई इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से सुने। अगर आप आम की खेती करते हैं, आम का पौधा लगाते हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान से सुने और साथ ही नोट भी करते जाएं। जी मैम, तो हम अगले जो इसका विकार है हम उसके तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरा विकार है जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है झुमका विकार। झुमका विकार में क्या होता है कि जो पुष्प है, जो पुष्प का जो सिरा है उसके बिल्कुल सिरे में, नोक पे, ऊपरी हिस्से में फल लग जाता है, और निचला सिरा जो है, मतलब निचले भाग जो है उसमें फल नहीं लगता है, सिर्फ पुष्प रह जाते हैं। तो इसको हम लोग, और ये ऊपर में फल, छोटे छोटे फल लगते हैं मटर के दानों की तरह, तो सिर्फ ऊपर में जो मटर के दाने की तरह फल लगते हैं तो वो झुमका की तरह दिखता है, इसीलिए इसका नाम है, इस विकार का नाम ही दिया गया है झुमका विकार। तो इसमें ऐसा क्यों होता है, क्यों ऊपर में सिर्फ फल लग जाते हैं और नीचे के पुष्प में फल नहीं लगते हैं? तो जनरली क्या होता है कि जब फूल लगते हैं और फल लगने वाला होता है, मतलब परागीकरण जिस वक्त होता है, परागीकरण की जो प्रक्रिया होती है, तो मैं आपको ये एक बात बता दूं कि परागीकरण जो होता है आम में वो किसके माध्यम से होता है, या तो मक्खियों के माध्यम से होता है या फिर मधुमक्खियों से होता है। तो जनरली क्या होता है कि किसान उसी वक्त, परागीकरण के वक्त ही इंसेक्टिसाइड डाल देते हैं,
कीटनाशक डाल देते हैं, स्प्रे कर देते हैं, तो उस वक्त वो जो कीड़े हैं, मतलब मक्खी है या मधुमक्खी है, वो मर जाती है। तो उसको जब आपका परागीकरण का जो कीड़ा है वही मर जाएगा तो परागीकरण अफेक्टेड होगा ही, तो परागीकरण सही तरीके से नहीं हो पाता है और जो फल लगता है वो सिर्फ कहीं कहीं पे सिरे पे लग जाता है, नीचे की ओर नहीं लग पाता है। या कई बार क्या होता है कि जो कीड़े हैं, जो मक्खियां हैं या जो मधुमक्खियां हैं, उनका पॉपुलेशन कम होता है, मतलब जितना चाहिए सही तरीके से परागीकरण के लिए जितनी मक्खियां होनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती हैं, तो इस कारण से ऐसा हो जाता है। तो इसके रोकथाम के लिए, इसके प्रबंधन के लिए मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगी कि कृपया करके कभी भी परागीकरण प्रक्रिया के समय कीटनाशक ना डालें, क्योंकि उस वक्त जो मक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ हैं, वो मर जाएंगी। और दूसरा कि अगर आपको लगता है कि आपके बाग में मधुमक्खी कम है, मक्खियाँ कम है, जो परागीकरण के जो कीड़े हैं वो कम हैं, तो आप बाहर से लाकर उसमें मधुमक्खियाँ डाल दीजिए, छोड़ दीजिए उसमें मक्खियों को छोड़ दीजिए उसमें। तो उसमें क्या होगा कि परागीकरण की प्रक्रिया जो हो जाएगी वो अच्छी हो जाएगी और वो झुमका विकार आपका रुक जाएगा, कम हो जाएगा। आप खुद देखेंगे इस बात को कि आपका झुमका विकार कम हो पाएगा। जी मैम, अगले विकार की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला विकार जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोयलिया विकार। जैसे आप जानते हैं कि बिहार झारखंड में ईंट भट्टा जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ईंट भट्टे की वजह से धुआं निकलता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, इथिलीन निकलता है, जो आप लोगों को नहीं पता होगा किसान भाइयों को कि उसमें से काफ़ी सारे रसायन निकलते हैं। तो ये रसायन जो होते हैं ये आम के निचले हिस्से में काला धब्बा बनाते हैं। वो जैसे जैसे आम का फल बड़ा होगा, फैलेगा साइज में, वैसे वैसे वो धब्बा भी फैलता जाएगा और उस पोर्शन में जहाँ पे काला धब्बा हुआ है उस पोर्शन में का जो पल्प है, जो गुदा है, वो कड़ा हो जाएगा। तो मतलब जाहिर सी बात है कि आम का जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाएगा, मतलब जितने पैसे मिलने चाहिए थे किसान को वो नहीं मिलेंगे क्योंकि उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता कम हो गई है। तो ये कोयलिया विकार जो होता है वो ईंट भट्टे की वजह से होता है। तो इसके रोकथाम के लिए, इसके मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए मैं यही सलाह दूंगी कि आप जो बाग है, आप अब जो बाग लग चुका है उसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं, जो नया बाग है वो आप ईंट भट्टे से दूर बनाइए और अगर ईंट भट्टे के पास में है तो आप बोरेक्स का छिड़काव कर सकते हैं। 1% बोरेक्स का छिड़काव आपको 3 बार करना है, फूल लगने से पहले, फूल लगने पर और फल लगने का समय जब होगा तब 3 बार आप बोरेक्स का छिड़काव करें तो आपका ये कोयलिया विकार जो है उसका रोकथाम आप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैम आप जैसे बता रही हैं कि इसकी प्रबंधन जरूरी है, तो क्या इसका प्रबंधन क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है? देखिए, जरूरी तो है ही क्योंकि हमें उत्पाद लेना है और कितना जरूरी है ये आप स्प्रे करें, आपको खुद कितना करना है, आपको खुद उसका रिजल्ट समझ में आ जाएगा। जैसे प्रकोप आप देखेंगे कि प्रकोप कितना है और उसी हिसाब से आपको उसी दर से आपको हर साल उसकी रोकथाम करने पर विशेष ध्यान देना होगा। तो इन सारे विकार का प्रबंधन बहुत जरूरी है क्योंकि इससे इकोनॉमिक लॉस होता है, मतलब कितने पैसे मिलने चाहिए, जितने पैसे मिलने चाहिए किसान भाइयों को उतने नहीं मिलते हैं, इसलिए इसका प्रबंधन बहुत जरूरी है। और आप अपने प्रकोप के दर से इसका प्रबंधन करें, हर साल इसका प्रबंधन करेंगे तो आपको निश्चित ही इसका परिणाम मिलेगा। बिल्कुल मैम। तो हम वापस अपने विकार पे आते हैं। हमने समझा कोयलिया विकार क्या होता है, उसके बाद मैम अगला विकार कौन सा है जो हमारे किसान भाइयों को समझना जरूरी है? जी, अगला विकार है मैलफॉर्मेशन का। जो आम का मैलफॉर्मेशन विकार होता है उसमें क्या होता है, ये 2 तरीके का होता है, वानस्पतिक विकार और गुच्छा विकार, मतलब पुष्पीय विकार। तो एक जो होता है वनस्पति में लगता है और दूसरा जो होता है वो फूल में लगता है। तो दोनों को हम लोग को समझना होगा। किसान जनरली क्या करते हैं कि वो पुष्पीय विकार पे ध्यान देते हैं, वानस्पतिक विकार पे ध्यान नहीं देते हैं। तो वानस्पतिक जो विकार है उसका जो लक्षण है कि वो जो कल्ला होता है, उसके कल्ले की ग्रोथ रुक जाती है, वो छोटा हो जाता है। जो गौड़ शाखा होती है उसका मतलब उसका बढ़ाव रुक जाता है और जो पत्ता होता है वो छोटा हो जाता है और कर्व हो जाता है, मतलब मुड़ जाता है, वो तना की तरफ मुड़ा होता है। तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि बिल्कुल गुच्छा गुच्छा बन गया है। और ऐसा ही होता है पुष्प में भी। पुष्प में वो फूल छोटे छोटे हो जाते हैं और बिल्कुल एक जगह, जबकि नॉर्मल से आप कंपेयर करेंगे, जो स्वस्थ है उससे आप कंपेयर करेंगे तो वो लंबा सा होगा बिल्कुल, और
उसमें फूल दूर दूर लगे होंगे, लेकिन जी। जो वो गुच्छा बन जाता है वो बिल्कुल गुच्छा सा बन जाता है, काला पड़ जाता है और पूरे साल वो ऐसे ही काला नेट की तरह, जाली की तरह पेड़ में पड़ा रहेगा, उसमें फल नहीं लगेंगे। जी। और अगर फल लगते भी हैं तो वो मटर के शेप में, मटर के साइज के स्टेज में वो गिर जाते हैं फल। तो इसमें बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इंडिया जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आम का, सबसे जी। बड़ा एक्सपोर्टर है आम का, लेकिन इस विकार की वजह से 50% से लेकर 60% तक इसमें लॉस होता है, किसान का इकोनॉमिक लॉस होता है। तो हम लोग अगर इस विकार की रोकथाम कर पाए तो काफी मुनाफा होगा, फायदा होगा किसान को भी और भारत को भी। बिल्कुल। तो इसके रोकथाम के लिए मैं बताना चाहूंगी कि 200 ppm NaA मतलब नैप्थेलिन एसिटिक एसिड का छिड़काव करना चाहिए अक्टूबर के पहले सप्ताह में। बिल्कुल। उसके बाद अगर आपको लगता है कि जनवरी में या फरवरी में या लास्ट दिसंबर में वो वैसा विकार वाला आपको पुष्प दिख रहा है या विकार वाला आपको वनस्पति दिख रहा है, तो आप उसको छटाई कर दीजिए, उसको पौधे से हटा दीजिए, ताकि आपका विकार वाला जो पोर्शन है वो हट जाए, पौधे से, मेन पौधे से हट जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही लक्षण दिखे वो हिस्से को हटा दीजिए। बिल्कुल। तो मैम अब मैं ये जानना चाहूंगा कि झारखंड में इस आम का जो खेती है उसकी कितनी संभावनाएं हैं? आम की संभावना झारखंड में बहुत है। बिहार झारखंड, उत्तरी क्षेत्र में बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश ही तो आम के लिए फेमस है, आम के लिए जाना जाता है। तो किसान यहाँ से, यहाँ की जलवायु, यहाँ की मिट्टी आम के लिए बहुत ही सुटेबल है। तो अगर किसान भाई, झारखंड के किसान अगर आम की खेती में जाना चाहते हैं, बाग बहुत कम होते जा रहे हैं, इन विकार की वजह से बाग बहुत कम होते जा रहे हैं और मतलब किसान डिस्करेज हो रहे हैं कि हम क्यों आम की खेती करें, इतने विकार की वजह से हमारा कोई मुनाफा नहीं हो रहा है, तो वो धीरे धीरे खेती छोड़ते जा रहे हैं। पर अगर आप सही तरीके से आम के बाग को लगाएंगे और उसकी प्रबंधन करेंगे, जो विकार हो रहे हैं उसकी रोकथाम करेंगे, तो आपको काफी मुनाफा होगा। तो मैं तो यही प्रेरित करूंगी किसान को कि वो आम की खेती के लिए आगे आए और इसे अपनाएं। मैम क्या आम की जो खेती होती है इसको सिर्फ उच्च स्तर के जो किसान हैं वही कर सकते हैं या फिर निचले स्तर के भी किसान कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आम में निचले स्तर के किसान भी जो है वो भी उसे कर सकते हैं, बस आपको एरिया चाहिए बाग के लिए। अगर आपके पास एरिया है, उतनी जमीन है, भूमि है, तो आप आम की उन्नत किस्में लें और दशहरी, लंगड़ा खास तौर पे उत्तर भारत के लिए बहुत ही सुटेबल वैरायटीज हैं, सुटेबल किस्में हैं, तो आप उनका उपयोग करें, उसको उन किस्मों को लगाएं और मुनाफा कमाएं। बिल्कुल। तो आप हमारे जो किसान भाई हैं उनको क्या सुझाव देती हैं आम के पेड़ को लेकर के, आम की खेती को लेकर के? आम की खेती को लेकर मैं किसान भाइयों को ये सुझाव दूंगी कि आप आगे आएं आम की खेती के लिए और अच्छी किस्में लगाएं। आपको अच्छी किस्में मिल जाएंगी, हमारे संस्थान से भी मिल जाएंगी, पलांडू में भी एक संस्थान है, वहाँ से भी किस्में मिल जाएंगी। और आप जब नर्सरी बनाएं तो जो नर्सरी में जो छोटे पौधे लगाते हैं, आप वो स्वस्थ पौधे लें और आप जो भी लक्षण देखते हैं पौधे में उसकी रोकथाम करें, विशेषज्ञ से बात करें, वैज्ञानिकों से बात करें, सही रसायन लें और छिड़काव करके इसका प्रबंधन कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। आम में मैं बताना चाहूंगी कि पाले का प्रकोप बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाला जब फरवरी के मार्च के महीने में कभी कभी पाला का प्रकोप पड़ जाता है, तापमान बहुत कम हो जाता है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि कई बार सिरा बिल्कुल सूखने लगता है। जो आम का पौधा होता है, जो आम की शाखा होती है वो सूखने लगती है, पत्ते सिकुड़ने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं और वैसी स्थिति में फल भी खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आम के चारों तरफ, मतलब आपके बाग के चारों तरफ का तापमान बढ़ाना आपको है, तापमान को बढ़ाना है, क्योंकि ये जो पाले का प्रकोप है ये कम तापमान की वजह से होता है। तो तापमान को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? तो किनारे किनारे आपको आग जलाना होता है। जब आप धुआं करते हैं, आग जलाते हैं, तो आपके बाग के चारों ओर का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा और पाले के प्रकोप से आप बच पाएंगे, अपने पेड़ को बचा पाएंगे, इसकी रोकथाम कर पाएंगे। यानी कि पाले का जो प्रकोप है ये भी एक तरीके का विकार है। ये विकार है। इसके अलावा दो बहुत ही महत्वपूर्ण विकार है, मैं उसमें प्रकाश डालना चाहूंगी। पहला है स्पॉन्जी टिश्यू। स्पॉन्जी टिश्यू में क्या होता है कि आम पकने के बाद ये प्रॉब्लम आती है। जब पका हुआ आम आप काटेंगे तो आप देखेंगे गुद्दे में क्या होता है कि कभी कभी कड़ा सा बन जाता है, हार्ड मास बन जाता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ कड़ा सा खोखला सा गुद्दा है वहां पे। तो ये आम के मतलब बहुत जो मार्केट वैल्यू है इसको कम कर देता है। आम को जो किसान होते हैं उनको मुनाफा नहीं मिलता है इस वजह से। तो ये क्यों होता है, इसका कारण आपको जानना जरूरी है। जब आम पक रहा होता है, जब आम के पकने का समय आता है,
तो जब टेम्परेचर हाई हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है, अचानक से हीट हो जाता है, तो आम का गुदा जो होता है कड़ा हो जाता है, वो उसको हम लोग स्पॉन्जी टिश्यू बोलते हैं। और इसको बचाने के लिए आपको क्या करना होगा कि पोस्ट हार्वेस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब तोड़ाई के बाद की प्रक्रिया है। तो तोड़ाई के तुरंत बाद आप इसको 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड लो तापमान पे आप तुरंत इसको रख दें, ताकि जो हीट का जो प्रकोप था वो ना आए। बिल्कुल। आप ठंडे में आप रख देंगे तो जो हीट लगा है, जो हाई टेम्परेचर की वजह से, जो अधिक तापमान की वजह से उसमें जो डिसऑर्डर आया है, जो विकार आया है, आप इसको बचा पाएंगे, आम को बचा पाएंगे। और आखिरी जो हम बात करने जा रहे हैं सॉफ्ट नोज पे। सॉफ्ट नोज क्या होता है कि कैल्शियम की कमी की वजह से आम में हो जाता है, उसमें भी गुदे में इफेक्ट आता है। जब आम पक जाता है तो उसका गुदा आप देखेंगे कि कहीं कहीं पे बिल्कुल खुजानुमा हो जाएगा। आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि कुछ कड़ा सा कुछ आया मुंह में, सफेद सफेद सा आपको कहीं कहीं पे पैच दिखाई देगा, तो वो कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाता है। तो जब आम लग जाए, आम के पकने का समय हो जाए, तो पेड़ों में कैल्शियम क्लोराइड का 2% कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव आपको करना होगा, स्प्रे करना होगा। तो इससे आप सॉफ्ट नोज डिसऑर्डर से, सॉफ्ट नोज विकार से अपने आम को बचा सकेंगे, रोकथाम कर सकेंगे। बिल्कुल। तो मैम आपने बहुत अच्छे से एक एक विकारों को समझाया और उसके प्रबंधन के भी बारे में हम लोग को बहुत अच्छे से समझाया। मैं चाहूँगा कि आप किसान भाइयों को अब बताएं कि एक आम तौर पे क्या क्या प्रबंधन जरूरी है आम को लेकर के, बिना अगर ये विकार नहीं भी हैं फिर भी किन किन बातों का ख्याल रखना है कि ऐसे विकार ना आए पेड़ में, तो किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है? देखिए, इन जनरल जब आप नर्सरी बना रहे हैं तो आप हेल्दी प्लांट्स लें, मतलब छोटे अवस्थे में ही प्लांट में कोई विकार नहीं होना चाहिए, पहला आप ये ध्यान दें। स्वस्थ पौधा लाएं। दूसरा, आप अपने बागवान को, मतलब जो बाग है आपका, आम का बगीचा है, उसको साफ सफाई करके रखें। जो खर पतवार निकल आते हैं, उससे बहुत सारे कीड़े मकोड़े आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, रोग आते हैं, तो आपको साफ सुथरा रखना है। आपको समय समय पर खुदाई करनी है, आम के चारों ओर, जड़ों के चारों ओर, जड़ तक नहीं जाना है, किनारे किनारे आपको खुदाई करनी है। आपको नमी प्रॉपर मेंटेन करके रखना है, इरिगेशन देते रहना है, सिंचाई करती रहना है, और छटाई करते रहना है समय समय पर। जैसे फल हो गया, फल आपने उत्पादन ले लिया, फल की तोड़ाई आपने कर ली, उसके बाद आपको पुरानी टहनियों को एक बार छटाई कर देनी चाहिए, कुछ 2-3 साल के अंतराल में। तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपके स्वस्थ नए पौधे निकलते रहते हैं, जिसकी की क्षमता ज्यादा होती है फल उत्पादन के लिए। तो और समय समय पे आप कीटनाशक देते रहें, और इस तरह से आप अपना प्रबंधन करके आप अच्छा बागान तैयार रख सकते हैं और अच्छी फसल ले सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आम फलों का राजा है, और अगर आप इसकी खेती अच्छे से करते हैं तो आम ही आपको राजा बना सकता है। जी हाँ, जैसा कि मैम ने बताया कि 50 से 60% तक हमें कम मुनाफा होता है, लेकिन अगर इसका प्रबंधन हम अच्छा करें तो मुनाफा काफ़ी ज़्यादा हो सकता है हमें। आप इस कार्यक्रम से लाभ लेंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। हम एक बार फिर से नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कृषि दर्पण। धन्यवाद।